हमें पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, हमारे 3 पॉलिटिकल थिंकर्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 1.4 टॉपिक, जिसका नाम है राजा राम मोहन राय, सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट। तो आज हम राजा राम मोहन राय का सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले हम हमारे इस सिलेबस का जो टॉपिक है वो 2.4 पढ़ेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके नोट्स भी मेरे पास पूरे थे, तो मैंने सोचा कि पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको ही हम कंप्लीट करते हैं। तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनको बोला जाता है लोकमान्य तिलक के नाम से। जो इनके फादर थे, जो इनको बोला जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है इनको गांधी जी के द्वारा, और फादर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशनरी बोला जाता है नेहरू जी के द्वारा। और जो इनको बहुत ही ज्यादा फेमस टाइटल के नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा कंपीटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, दैट इज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। वो किसने बोला था? एक ब्रिटिशर ने बोला था, और उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज वैलेंटाइन चिरोल। ही वाज बोर्न इन 23 जुलाई 1856। मतलब कि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 होने ही वाला था, तो उससे एक साल पहले जन्म ले लेते हैं, और इन्होंने भी कहीं ज्यादा रिवॉल्ट में हिस्सा लिया है। सो आप इनका जन्म याद रख सकते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले एक दिन नहीं, एक साल पहले होता है, और 23 जुलाई में होता है। कहां पे होता है? रत्नागिरी में होता है, जो कि आज की डेट में महाराष्ट्र में है। जो इनके फादर थे वो क्या कहते हैं, जो इनके फादर थे गंगाधर पंत, वो क्या कहते हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और जो मदर है इनकी पार्वती बाई, वो क्या कहते हैं, एक रिलीजियस लेडी बोला गया। 1866 का टाइम आता है जब इनको एक एडमिशन लेकर दी जाती है, पूना नगर स्कूल में लेकर दी जाते हैं एडमिशन। और 10 इयर्स ऑफ एज मदर डाइड एंड मैरिड एट द एज ऑफ 15। ठीक है, बहुत ही जो दुखद बात होती है इनके साथ, जब ये 10 एट द एज ऑफ 10 केवल ये 10 वर्ष के होते हैं, तो इनकी माता जी का देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है। और इनकी शादी भी, दैट इज चाइल्ड मैरिज जिसको बोला जाता था, वो होती है 15 साल की उम्र में इनकी शादी करवा दी जाती है। और इतनी दुखद परिस्थिति है इनके जीवन में, इतना संघर्ष रहा है कि 16 साल की उम्र में जो इनके पिताजी हैं उनका भी देहांत हो जाता है। ही कंप्लीटेड हिज बैचलर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन विद हिज, ही वाज 20 इयर्स एंड एलएलबी। और ये 20 साल की उम्र में, आज का बच्चा 21 साल की उम्र में अपने बीए को पूरा करता है, बीएससी को पूरा करता है। पर ये बहुत ही ज्यादा होशियार थे, इसलिए इन्होंने 20 साल की उम्र में अपनी पूरी एजुकेशन कर ली थी, और 3 साल एक्स्ट्रा इन्होंने एलएलबी में दिए। ही वाज क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन के, ये बहुत बड़े क्रिटिक माने जाते हैं। सो इन 1880 में, 1880 में इन्होंने अपनी अकेडमी को खोल दिया, जहां पर इन्होंने इंग्लिश स्कूल विद हिज कलीग्स के साथ इंग्लिश एजुकेशन दी बच्चों को। 1881 में ये न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट करते हैं, मराठा दर्पण जो कि इंग्लिश में था, एंड केसरी जो कि मराठी में था। ये इन दो न्यूज़पेपरों को यूज करते हैं फॉर जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है देश में बाय ब्रिटिशर्स, उसको बताने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में। ही अडॉप्टेड ए न्यू स्लेवर, स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। दिस फेमस स्लोगन इज यूज्ड बाय तिलक इन द कोर्ट। जब इनको कोर्ट में बुलाया गया था, तो इनको पूछा गया कि आप क्यों इतना लड़ रहे हो, इतना झगड़ रहे हो, इतनी एक्सप्लॉइटेशन की, आप क्यों इतना विरोध जा। तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे स्वराज चाहिए, मुझे बर्थराइट है वो मेरा, मुझे वो चाहिए। इसको अगर आपको डिटेल में जाना है, तो ये जो स्लोगन था इसको पॉइंट करके दिया था काका बेटिस्तान ने। ही अडॉप्ट 1884 में ये डेक्कन एजुकेशन की स्थापना करते हैं। सोसाइटी टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी, ये सोसाइटी क्या करती है, रिफॉर्म लाती है इंडियन सोसाइटी में। और इसी से फर्ग्यूसन कॉलेज है जो 1885 में उसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। 1891 में तिलक राइज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द एज कांस्टेंट एक्ट 1891, इसके अगेंस्ट ये अपनी जो वॉइस है राइज करते हैं, विच अटेम्प्टेड टू राइज द मैरिज एज फ्रॉम 10 to 12। इसमें था कि जो भी एज है 10 to 12 की, उसमें मैरिज हो जानी चाहिए। ठीक है, तिलक रोट इन केसरी दैट सच लॉ वाज इनफ्रेडिंग इन ह्यूमन रिलीजियस प्रैक्टिस। तो ये इतना ज्यादा सुटेबल नहीं है, तो ये इसके खिलाफ भी बहुत ज्यादा क्रिटिक करते हैं। 1893 में ये गणपति फेस्टिवल को स्टार्ट करते हैं, और 1895 में ये शिवाजी फेस्टिवल को स्टार्ट करते हैं। मेन मोटिव हम देखें तो इनका मेन मोटिव था कि हमें नेशनलिज्म की फीलिंग को लेकर आना है, और जो भी हमारे इंडियंस हैं उनको यूनाइट करना है। तो इंडियंस में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर बिलोंगिंग टू द हिंदू, सो द टू मेन फेस्टिवल आर स्टार्टेड बाय 1916 में देखा जाए तो अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के फाउंडर 1906 में, एंड एनी बेसेंट, ही एस्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। और ही वाज ट्राइड फॉर सेडिशन चार्जेस इन 3 टाइम्स, और इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 3 बार जेल में डाला गया। एक तो 1897 में, 1909 में, एंड 1916 में भी इनको जेल में डाला गया था। तो इन स्पाइट ऑफ दैट ये तो बच निकले वहां से, जहां किसी ने इनको बाहर निकाल दिया, ये बहुत बड़े लीडर थे। बट ही वाज डाइड ऑन 1 अगस्त 1920 में इनकी डेथ हो जाती है। एंड मेन वर्क इनके देखे तो इनके मेन वर्क हैं, इनके जो मेन वर्क आते हैं वो हैं, इनके मेन वर्क की बात करें तो आर्टिस्टिक होम इन वेदास 1903 में लिखते हैं कि, और दूसरा गीता रहस्य जो कर्म योगा भी बोला जाता है, इसको 1915 में लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे बचे हुए थिंकर हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, जो कि हमारा 1.4 टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। तो इसमें है कि राजा राम मोहन राय के बारे में हमें जानना है, जो भी उनका सोशियो पॉलिटिकल थॉट है उसके बारे में जानना है। तो राजा राम मोहन राय इज फेमस पॉलिटिकल थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया, एंड एज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। तो ये बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर है, सोशल रिफॉर्मर है, और ये फाउंडर है ब्रह्म समाज की। 1828 में ये ब्रह्म समाज को बनाते हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर है, सॉरी पहले तो जो ये ब्रह्म समाज थी, ये क्या थी, अमर्त्य सभा थी, 1815 में इसकी स्थापना की थी। तो लेटर इसी को उन्होंने चेंज करके ब्रह्म सभा रखा, और लेटर इसका नाम उन्होंने चेंज करके ब्रह्म समाज रख दिया। छोटी सी इंफॉर्मेशन के बीच में। उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर है, 1861 में इनका बर्थ होता है, 1941 में इनकी डेथ होती है। द लीडिंग इंटेलेक्चुअल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी माना जाता है, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं इंडिया के। एंड ये उनको क्या बुलाते हैं, इनॉग्रेटर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, इनको इस नाम से बुलाते हैं राजा राम मोहन राय को। और ये बोलते हैं उनको ए ल्यूमिनस स्टार इन द फ्रैगमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एक चमकता हुआ तारा जो इंडिया की हिस्ट्री में है, दैट इज राजा राम मोहन राय। को कोई नहीं इनकी जगह ले सकता है। ही इज द रिकॉग्नाइज्ड एज अ मॉडर्न थिंकर, इनको मॉडर्न थिंकर बुलाते हैं। और ये क्या बोलते हैं, इनको क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये रैशनल मेन इनका फोकस था। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज मॉडर्न थिंकर बिकॉज़ ही बिलीव्ड इन द प्राइमेसी ऑफ रीजन। ये रीजन के ऊपर बिल्कुल बिलीव करते थे, जितने भी ह्यूमंस के अफेयर थे इनको कंडक्ट करने के लिए किस पे बिलीव करते थे, ये रीजन पे ही बिलीव करते थे। रॉय वाज बोर्न इन एन एज व्हेन इंडियन सोसाइटी वाज इन द ग्रिप ऑफ रिलीजियस इरेशनल कस्टम एंड ब्लाइंड फेथ। रॉय का जब बर्थ हुआ तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इरेशनल कस्टम थे, चाइल्ड मैरिज हो गई, सती प्रथा हो गई, जहां और भी बहुत सारे ऐसे हिंदू समाज में ऐसी धारणाएं थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी हमारे इंडियंस के लिए, जैसे अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम था, रिजिड कास्ट सिस्टम था। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इनके ऊपर इन्होंने बिलीव नहीं करते हुए काम किया, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ काम किया। एंड ही
अंडरटुक द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ मेजर रिलीजन्स। इन्होंने बड़े बड़े रिलीजन्स को स्टडी किया वर्ल्ड के, एंड इंडियन फिलॉसफी के भी इन्होंने किए, और उसके बाहर भी इन्होंने जितने भी रिलीजन उनको स्टडी किया। ही सेड दैट वी शुड नॉट पिन आवर फेथ इन इंडियन ट्रेडिशन। इन्होंने बोला कि हमें एक ही रिलीजन के ऊपर फेथ नहीं करना चाहिए। इन्होंने बोला कि हमें बहुत विदाउट रीजन और फॉलोइंग द वेस्ट ब्लाइंडली, ना तो हमें वेस्ट के ऊपर फेथ करना चाहिए। इन्होंने बोला ना तो हमें इंडियन के जो रिलीजन है इनके ऊपर ब्लाइंडली फेथ करना चाहिए, ना तो वेस्ट के। ही स्टार्टेड वेरियस न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किए थे, और इन्होंने लिटरेरी एंड पॉलिटिकल नॉलेज अमंग द पीपल्स दिया इन्होंने लोगों को, टू क्रिएट इनलाइटेंड, लोगों को जागरूक किया इन्होंने, पब्लिक ओपिनियन अबाउट पब्लिक इश्यूज एंड टू कन्वे पीपल्स डिमांड एंड ग्रीवेंसेस टू द गवर्नमेंट। जो भी पीपल्स की डिमांड थी, जो पीपल्स चाहते थे, वो इन्होंने ग्रीवेंसेस किसको बताई, गवर्नमेंट को बताई। मोस्ट फेमस इन्होंने सती प्रथा को बैन कराया था 1829 में, इसकी हेल्प के साथ, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस टाइम पे क्या थे, इंडिया के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट जो हमारा थिंकर है वो है दयानंद सरस्वती जी के। तो हम दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो उनका जो नाम था, एक्चुअल नेम वाज मूलशंकर, ठीक है। तो इनका जो नाम पड़ा बाद में वो क्या पड़ा, दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। तो ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, बट ये खिलाफ थे, आइडियल वर्शिप के खिलाफ थे। ये प्रीचर्स थे रिलीजियस रिफॉर्म के, और ये पोलिथिज्म के अगेंस्ट थे। ये चाहते थे कि मल्टीपल गॉड्स की पूजा नहीं होनी चाहिए, एक ही गॉड की पूजा होनी चाहिए। ये स्वराज को प्रमोट करना चाहते थे, कास्ट सिस्टम के ये बिल्कुल खिलाफ थे, और ये मोनोथिज्म को प्रमोट करते थे। और आर्य समाज के भी ये थोड़े आर्य समाज के फाउंडर हैं, तो ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो पहले हमने पढ़ा ब्रह्म समाज, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। ब्रह्म समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय, और आर्य समाज के फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती। और ये अपना स्लोगन देते हैं वे बैक टू वेदास। से चाहते थे कि लोगों को वेदास पढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द एक्चुअल मोटिव ऑफ लाइफ, कि लोगों को बताया जाए कि उनका मूल काम क्या है। तो उनका नाम भी मूलशंकर था, तो दैट इज वाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 2.2, दैट इज श्री अरविंदो घोष। इनका हमने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पढ़ना है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल को क्या करना है, डेवलप करना है, बट ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है हमें इंडिविजुअल की। इनका ओरिजिनल नेम अरविंदो घोष था, जो कि ये बोर्न हुए थे कलकत्ता में। ही वाज एस्टैब्लिश द अनुशीलन समिति ऑफ कलकत्ता इन 19। ये अनुशीलन समिति की फाउंडर हैं, उसको इस्टाब्लिश करते हैं कलकत्ता में। और 1905 में ये बहुत बड़े क्रिटिक थे मॉडरेट्स के, और ये जे किसका साथ चल जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट के साथ जाते हैं। ही वाज चेंज्ड विद, इनको जेल हो जाती है, जो कि इन्होंने आर्टिकल लिखा था एक बंदे मातरम में, इन्होंने आर्टिकल लिखा जिसकी वजह से इनको जेल हो गई। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, और अरविंदो कहाँ पे जाते हैं, मैंने पहले बता दी कि एक्सट्रीमिस्ट के साथ जाते हैं, जाने के बाद गंगा तिलक के साथ जाते हैं। 1908 की बात करें तो कनेक्शन विद अलीपुर बम्बे केस, इनको अलीपुर बम केस के अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाता है, उनको इंप्रिजन कर दिया जाता है, इनको जेल में बंदी बना दिया जाता है। 1909 में क्या होता है, ये कर्मयोगी एक वीकली न्यूज़पेपर था इंग्लिश में, एंड धर्मा ए वीकली बंगाली जर्नल था, उसको ये क्या कहते हैं, लॉन्च करते हैं। लॉर्ड मिंटो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको बहुत ही अच्छा टाइटल देते हैं, दैट इज मतलब अच्छा टाइटल नहीं देता, पर एक टाइटल से इनको नवाजते हैं, जिसमें इनको बोला जाता है कि मोस्ट डेंजरस पर्सन वी हैव टू रिकन विद। वो इनको क्या मानते हैं, मोस्ट डेंजरस पर्सन मानते हैं इंडिया के, ठीक है। उसके बाद 1914 की बात करें तो ये ही स्टार्टेड पब्लिशिंग मैगजीन आर्या, ये मैगजीन आर्या को पब्लिश करते हैं। और 1926 में ये कम्युनिटी अरविंदो आश्रम इन पुडुचेरी में जो अपनी अरविंदो आश्रम जो है उसको फाउंडेड करते हैं 1926 में। आइडिया ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस देते हैं ये, जिसमें ये बोलते हैं कि हमें कोई भी ब्रिटिशर्स की गुड्स को नहीं खरीदना है। सोशल बाइकआउट करना है, इकोनॉमिक बाइकआउट करना है, एजुकेशनल बाइकआउट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाइकआउट करना है, जुडिशियल बाइकआउट करना है, ब्रिटिशर्स का एंड अडॉप्शन ऑफ स्वदेशी, और हमें स्वदेशी को अपनाना है। दैट इज श्री अरविंदो घोष। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा 2.3 टॉपिक, दैट इज दादा भाई नौरोजी। ये इनको पॉलिटिकल रिफॉर्मर है, इकोनॉमिक सोशल उन्हीं की तरह है, एंड इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इनको टाइटल दिया गया है, दैट इज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वाज बोर्न इन 4 सितंबर 1825 इन बॉम्बे, एंड ही रोट द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दिस बुक एक्सप्लेन द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। ही सेड दैट द ब्रिटिशर्स ओनली एक्सप्लॉइटेड इंडियंस। ये बोलते हैं कि जैसा ब्रिटिशर अपने वहाँ लंदन में ब्रिटेन में रूल करते हैं, वैसा इंडिया में नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज अनब्रिटिश रूल, और इनकी रूल की वजह से क्या हो रहा है, इन द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स रिजल्टेड पॉवर्टी इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स का रूल है इसके चलते क्या आ रही है, इंडिया में पॉवर्टी आ रही है। ये बोलते हैं कि इंडिया में 2 तरीके की पॉवर्टी आ रही है, या 2 तरीके का ड्रेन हो रहा है। इनके एक तो ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक ड्रेन आ रहा है, दूसरा तो बोलते हैं ये मॉरल ड्रेन आ रहा है। जो इकोनॉमिक ड्रेन है उसका मतलब है कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडिया की मनी है जो इंडिया ने अर्न करके रखी है, वो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडियंस को, और उनसे लेके जा रहे हैं इंग्लैंड में। और मॉरली वो उनको क्या कर रहे हैं, जो मॉरल ट्रेन है उसका मतलब सीधा सीधा है कि जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पर ब्रिटिश नेशनलिस्ट को बिठाया गया है, और इंडिया को वो क्या करें, एडमिनिस्टर करें। इसकी वजह से जो इंडिया का मॉरल ट्रेन है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है, और इंडियंस को ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। दैट इज द ट्रेन ऑफ इंडिया एंड ट्रेन थ्योरी बाय गंगाधर। जो हमारे सिलेबस में ये है कि ये एक मॉडरेट हैं, और ये शांत प्रिय व्यक्ति हैं, ये रेवोल्यूशन नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एवोल्यूशन हो, धीरे धीरे चेंजेस आए, ठीक है। जो हमने 2.4 थिंकर हैं वो हमने पढ़ लिया है। हम अब पढ़ेंगे 3.1, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो हमारे उनका हमने पढ़ना है कॉस्मोपॉलिटन व्यू, ठीक है। हमने उनका पढ़ना है कॉस्मोपॉलिटन थॉट पढ़ना है। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये कलकत्ता में बोर्न होते हैं, और 1901 में ये क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं वेस्ट बंगाल में, शांति निकेतन में, विच बिकम विश्वा भारती यूनिवर्सिटी 1921। और 1921 में इसी एक्सपेरिमेंटल स्कूल को एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इज दैट 1913 में क्या होता है, इनको नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित किया जाता है, व्हेन ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन हु रिसीव नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। इनका वर्क था गीतांजलि के लिए इनको सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज के साथ। पर नेक्स्ट थिंग इज दैट 1915 में इनको नाइटहुड का टाइटल दिया जाता है बाय लॉर्ड हर्डिंगे, बट he renunciate or renounced this title because it is the incident in 1919 in Amritsar as a protest against the Amritsar Jallianwala Bagh massacre. He dropped this title of knighthood. जो इनका कॉस्मोपॉलिटन व्यू है देखने का वो है कि इनको ट्रू फ्रीडम चाहिए। ये बहुत बड़े क्रिटिक हैं नेशनलिज्म के, और ये पेट्रोटिज्म पे बिलीव करते हैं, एंड ये चाहते हैं कि लोगों को फ्रीडम मिले। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ ट्रू फ्रीडम। एक तो रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम एट द इंडिविजुअल लेवल, दूसरा रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी लेवल, फ्रीडम फ्रॉम कम्युनिटी टू यूनिवर्स, एंड फ्रॉम यूनिवर्स टू इन्फिनिटी तक जो भी फ्रीडम होती है वो दैट इज ये बोलते हैं ट्रू फ्रीडम है। अगेंस्ट द यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये क्रिटिक है नेशनलिज्म के, हु गिव्स वर्स टू वॉर, क्योंकि नेशनलिज्म की वजह से वॉर को वर्थ मिलता है, वेपन्स एंड वायलेंस। और इनके मेन वर्क है गीतांजलि जो 1910 में लिखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट
इनको टाइटल मिलता है, इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है 1913 में। एंड दूसरा इनकी बुक है नेशनलिज्म, जो इन्होंने 1917 में लिखी थी। जो इनकी ट्रू फ्रीडम है, इसके लिए इन्होंने अपनी गीतांजलि में लिखा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आपको जरूर पिछली वीडियो हमने पढ़ा था 3.1 टॉपिक रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, उनका कॉस्मोपॉलिटन थॉट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम एन रॉय का सोशियो पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे हम। तो एम एन रॉय का जो ओरिजिनल नेम था वो था मनविंदर नाथ भट्टाचार्य जी, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी, पर ये एक इंडियन फिलोसफर थे और रेवल्यूशनरी ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी के, ये बहुत बड़े रेवल्यूशनरी थे। तो इसलिए अपना नाम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते थे और इनका नाम बाद में हो गया था मनविंदर नाथ रॉय, जैसे कि आप जानते हो एम एन रॉय के नाम से। ये इनका जन्म होता है 1887 में और इनकी डेथ होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1954 में इनकी डेथ होती है। ये अपना कंसेप्ट देते हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म का। यहाँ पर जो बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। फिलोसफिकल फ्रेमवर्क दैट एम्फसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम, ह्यूमन रीजन, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनलिज्म। ये चाहते थे कि जो ह्यूमन है वो क्या होना चाहिए, उसका उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी जब एक ह्यूमन की, तो तब जाकर हमारी जो है कंट्री करेगी, डेवलप करेगी। तो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। जो ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स हैं, लिबर्टी, थिंक, सोचने की उसको आज़ादी होनी चाहिए एंड क्रिटिकली एक्सप्रेस आइडियाज, ठीक है। तो जो भी स्टेट है वो उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए। उसके बाद ये ह्यूमन रीजन पे बोलते हैं कि जो भी स्टेट है वो ऐसे काम करे, जो भी वो काम करे उसके अंदर रीजन होना चाहिए, ठीक है। जो ह्यूमन ऐसा रीजन होना चाहिए जिसको ह्यूमन आइडेंटिफाई कर सके, ह्यूमन की प्रोग्रेस होनी चाहिए। रीजन शुड प्रिवेल ओवर सुपरस्टिशंस, डोगमा एंड इरेशनल। रीजन ऐसा होना चाहिए जो भी सोसाइटी में इरेशनल थॉट्स हैं उनको ओवरकम करे। ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी की बात करते हैं कि ह्यूमन को इक्वालिटी दी जाए। जो मैन और वुमेन के बीच में भेदभाव होता है, वेजेस को लेकर इकोनॉमिक इनक्वालिटीज होती हैं, जहाँ कोई वाइसनेस होती है पार्लियामेंट में जैसे, तो उसमें भी कोई इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल रिस्पेक्ट, सोशल बैकग्राउंड, रिलीजन, कास्ट, रेस के नाम पे नो डिस्क्रिमिनेशन। ये बोलते हैं कि ऑल ह्यूमन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ये सेकुलरिज्म का आइडिया देते हैं, जिसमें जब बोलते हैं कि कोई भी जो रिलीजन है वो सुप्रीम नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मतलब कि जो एजुकेशन है वो मेन थिंग है सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। तो एजुकेशन की वजह से हम सोसाइटी को ट्रांसफर करके उसको एक वेल डिफाइंड सोसाइटी बना सकते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन की वेलफेयर हो एंड जहाँ पर क्या हो, इंपॉवरमेंट की जाए वुमेन्स को, मैंस को, जो भी है। इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि ग्लोबल कॉपरेशन होनी चाहिए, सॉलिडेरिटी अमंग नेशंस, पीसफुल एक्जिस्टेंस होना चाहिए, और जो एक दूसरे को जो कंट्रीज हैं वो रिस्पेक्ट करें, म्यूचुअली रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम 3.3 टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज जेपी नारायण का सोशियो पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे हम। जो जेपी नारायण थे, ये इनका बर्थ होता है 1902 में और 1979 में इनकी डेथ होती है। ये एक सोशलिस्ट लीडर है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और ये बुक लिखते हैं वाई सोशलिज्म के नाम से। इसके अंदर उनका सोशलिस्ट थॉट के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज सोशलिस्ट थॉट। तो अगर हम ऐसे देखें तो सामान्य भाषा जो आपको मीनिंग पता है आज दिन तक, दैट इज सोशलिज्म क्या है, व्हाट इज सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का मतलब है कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एम्फेसिस ऑन सोशल वेलफेयर एंड कॉपरेशन। मतलब कि क्या हो, जो भी वेल्थ है नेशन की वो उसकी ओनरशिप सभी के हाथ में होनी चाहिए और उसकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वली होनी चाहिए, सारों को बराबर से हर एक पार्ट या हर एक चीज प्रोवाइड की जाए, दैट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म के अंदर क्या होता है कि ऑल थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सोसाइटी इन इक्वल प्रोपोर्शन। सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के अंदर, बट कैसे होता है, इक्वली होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है इकोनॉमिक स्फीयर के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो इनका सोशल पॉलिटिकल थॉट है उसके अंदर ये करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है। और कौन सा करप्शन, जो कि इंदिरा गांधी टाइम पे हो रहा था 1970 पे हो रहा था, उसके खिलाफ है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट उस टाइम पे चलाते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रिजन में डाल दिया जाता है। और 1975 25 जून याद रखना है, 25 जून 1975 को क्या होती है, इमरजेंसी पोस्ट कर दी जाती है बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। मेजर ऑब्जर्वेंस। उसके बाद ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, इंटीग्रेट ह्यूमनिज्म। ये चाहते हैं कि जो ह्यूमन है ना वो इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, और जितनी भी डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल की उतनी कम है। तो इसका मतलब इंडिविजुअल को ऑल राउंड फुली डेवलप करना इसकी जिम्मेवारी है, स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो इंडिविजुअल को डेवलप करे ऑल राउंड। जो ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कंसेप्ट है ये पहले दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था, उसके बाद ये श्री अरविंदो घोष ने दिया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अपोजिशन मतलब एक खिलाफ थे, किसके, अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ थे। ये चाहते नहीं थे कि कोई भी स्टेट में ऐसा रूल हो, तानाशाही की तरह रूल हो। तो ग्रेटर रोल प्लेड इन इंडियन इंडिपेंडेंस एंड लेटर क्रिटिसाइज इंदिरा गांधी अथॉरिटेरियनिज्म इन 1970 में। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को। उसके बाद ये चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो प्लस उसके अंदर डेमोक्रेसी भी हो। रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, डेमोक्रेसी क्या करेगी, इंडिविजुअल की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेगी, उसको फ्रीडम्स प्रोवाइड करेगी एंड राइट्स वाइल वर्किंग फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक इक्वालिटी। और जो सोशलिज्म है वो किसके लिए काम करेगा, इक्वालिटी के लिए काम करेगा। तो सारे जो भी इंडिविजुअल होंगे उनको इक्वल प्रोपोर्शन में हर एक चीज़ मिलेगी। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के फेवर में है। एक बार फिर से पढ़ लो कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि इंडिविजुअल को राइट्स मिले, उसको आज़ादी मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मिले। बट ऑन द अदर हैंड सोशलिज्म होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल को ही नहीं ज़्यादा आज़ादी मिले, सारे इंडिविजुअल्स को आज़ादी मिले। तो इसलिए ये लेके आते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेके आते हैं। उसके बाद सर्वोदय मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी चलाते हैं। सर्वोदय का मतलब है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑल, राइज ऑफ द ऑल एंड अवेकनिंग ऑफ द ऑल। तो ये इसके बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं इसका और इसको ये बढ़ावा देते हैं। एवरीवन हैज़ देयर ओन गुड, ठीक है। और ये कहाँ से महात्मा गांधी ने लिया था, जॉन रस्किन की बुक से अप टू द लास्ट से इस कंसेप्ट को लिया था। तो ये लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड की होनी चाहिए, वर्कर्स राइट्स की बात करते हैं, इंप्रूव वर्किंग कंडीशंस एंड वेजेस। उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ केयर की बात करते हैं। और ये गांधी जी के बहुत बड़े गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो इसके लिए ये नॉन वायलेंट का रास्ता भी अपनाते हैं। कोई भी काम करना है तो नॉन वायलेंटली करना है। उसके बाद वो बोलते हैं कि तीन तरीके का सोशलिज्म होता है। एक तो फेक सोशलिज्म होता है जो वायलेंस के ऊपर ध्यान देता है, वायलेंस करके सोशलिज्म को स्टैब्लिश करता है। दूसरा बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है जो लॉ के थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है स्टेट के द्वारा। और थर्ड बोलते हैं ये स्पिरिचुअल सोशलिज्म होता है जो जब सोसाइटी एजुकेटेड हो जाती है तो वो खुद इसको स्टैब्लिश करती है वॉलंटरी एफर्ट्स के द्वारा, जिसकी वजह से जितने भी इंडिविजुअल हैं सोसाइटी में उनको उनके हक का जितना भी शेयर है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सारे इंडिविजुअल्स को उनके हक का जो भी जितना उनको चाहिए उतने उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद इकबाल। ये हमारा 3.4 टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक है, हमें पढ़ना है कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्या दिया था शेख मोहम्मद इकबाल ने। तो इनका जन्म होता है 1873 में और इनकी डेथ होती है 1838 में। इनका बहुत ही फेमस जो वो है सॉन्ग है वो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके हिंदुस्तान हमारा। तारीनी हिंद में लिखा था इन्होंने सॉन्ग और इसका मतलब है ओवर इंडिया इज द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। एंड सेकंड लाइन ये देते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इट मींस दैट रिलीजन डज नॉट टीच अस म्यूचुअल एनिमोसिटी। बट लेटर ये क्या करते हैं, ये इस आइडिया को छोड़ देते हैं, चेंज कर लेते हैं और ये लिखते हैं चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। चाइना, अरबिया एंड इंडिया इज
आर अवर वी आर मुस्लिम द होल वर्ल्ड इज अवर होमलैंड। तो जो ये क्या करते हैं अपने थॉट को, पहले ये सेकुलरिज्म के आइडिया को मानते थे, तो ये सेकुलरिज्म से शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पर, ये सेकुलरिज्म से शिफ्ट करते हैं थियोक्रेसी पर जाने की, रूल ऑफ रिलीजन। ये हमने आज इस वीडियो में तीसरे यूनिट के 3 टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, एंड मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।